नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं कुमार भारती की अंतिम कविता, पहली इकाई की अंतिम कविता क्या सचमुच आज़ाद हुए हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस कविता की विधा है गीत और इसके रचनाकार हैं श्री कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। सर्वप्रथम हम कवि के संबंध में संक्षिप्त सी जानकारी देख लेते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1956 बड़बील उड़ीसा में हुआ था और इनका परिचय है। कर्नल साहब राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ सभी वर्गों और संप्रदायों को साथ लेकर चलने और सत्य को ठोक कर कहने की बात विशेष रूप से मुखर होती है। प्रमुख कृतियाँ रक्तांजलि, बूंद बूंद की प्यास काव्य संग्रह आदि। पद्य संबंधी गीत स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कर्नल साहब ने समाज में फैली विसंगतियों पर कुठाराघात करते हुए हमें वास्तविक आज़ादी का अर्थ समझाया है। अब हम कविता पढ़ते हुए उसका शब्दार्थ समझते हुए कविता का भावार्थ समझेंगे। जश्न कहीं हो किसी भवन में डूबी जब बस्ती कृंदन में, जश्न कहीं हो किसी भवन में डूबी जब बस्ती कृंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था, पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले, खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले। अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में, तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। माना अनपढ़ थे बाबूजी माती उपवासों की मारी, माना अनपढ़ थे बाबूजी माती उपवासों की मारी। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी, सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की, पर सब कुछ खोने में खुशियाँ, पर सब कुछ खोने में खुशियाँ थी, चाह नहीं ज़्यादा पाने की। तब टूटा घर लगता था, अब सूनापन है आंगन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। आज़ादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन, आज़ादी का अर्थ नहीं है चंद चूने मोरों का मर्तन, आज़ादी का अर्थ नहीं है चंद चूने मोरों का नर्तन, आज़ादी का अर्थ नहीं है सबका उच्छृंखल हो जाना। ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेगता अभिनंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। आज़ादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना, आज़ादी है ओस सरी की नर्म पत्तियों पर चू जाना, आज़ादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल कर रहना, आज़ादी है निर्जनी सा सबके हित की खातिर बहना, आज़ादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में,
तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में। तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। कविता का वाचन हो चुका है। अब हम शब्दार्थ के साथ इन पंक्तियों को समझते हुए चलते हैं। जश्न कहीं हो किसी भवन में डूबी जब बस्ती क्रंदन में। यहाँ पर जश्न शब्द का अर्थ है उत्सव और भवन का तात्पर्य महल से लिया गया है। बस्ती शब्द का अर्थ गरीबों की बस्ती या यहाँ हम झोपड़ियों के झुंड से भी ले सकते हैं। क्रंदन का अर्थ रुदन अर्थात रोना है। तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में। यहाँ आंधी का अर्थ, यहाँ चिंतन शब्द का अर्थ है सोच या विचार। हम जो सोच विचार करते हैं, मनन करते हैं गहराई से, उसे ही चिंतन कहा जाता है। क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। अपनापन यानी स्नेह था, अपनेपन का भाव था। रिश्तों का बाजार से अभिप्राय यहाँ पर स्वार्थीपना जो है उससे है, यानी स्वार्थीपना से यहाँ पर यह अभिप्राय है। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले। खुशबू का अर्थ है सुगंध। सावन यानी श्रावण मास जो होता है महीना, हिंदू महीना, वह है। अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। तुलसी की चौपाई जलती तब उल्टी धुन की ईंधन में। तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। यहाँ पर इन पंक्तियों का अब भावार्थ हम समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी कहते हैं कि भले ही किसी के यहाँ उत्सव का आयोजन किया गया हो, कितना ही भव्य समारोह का आयोजन क्यों न किया गया हो, किंतु यदि बस्ती दुख में डूबी हुई है तब विचारकों और चिंतकों के मन में यह विचार आने लगते हैं और यह एक वाजिब सही प्रश्न हम कहेंगे कि यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या वास्तव में हम आज़ाद हुए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सामाजिक विषमता पर आधारित जो समाज है उस पर यहाँ पर कवि ने अपना चिंतन व्यक्त किया है और बताया है कि जहाँ एक वर्ग अमीर है और उत्सव का आयोजन कर रहा है, जबकि दूसरी ओर गरीब वर्ग जो दुख में डूबा हुआ है और इस दुख और सुख के बीच का जो विषमता है, इस दुख और सुख के बीच की जो विषमता है, जो भेद है, इसके कारण हमारे समाज के जो चिंतक हैं, विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, उनके मन में इस विचारों की आंधी चलने लगती है कि क्या वास्तव में आज हम आज़ाद हो चुके हैं। यदि हम आज़ाद हो चुके हैं तो यह विषमता क्यों है। इसके बाद कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज़ादी के पहले भी लोग दुखी थे, लेकिन उस समय सब कुछ व्यापार नहीं था। उस समय हमें आपस में अपनापन था और अब लोग संबंध में अपने होने वाले लाभ या हानि को ध्यान में रखकर संबंधों को निभाते हैं। कहने का अर्थ है कि पहले जो दुख था वह गुलामी का दुख था। हम परतंत्र थे, स्वतंत्र नहीं थे, गुलाम थे और इस गुलामी के नाते हमें जो झेलना पड़ता था उस बात का हमें दुख था। किंतु आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं और इस स्वतंत्रता के साथ ही हमें इतना अधिक स्वार्थ भर गया है कि स्वार्थ लोलुप हम अपने संबंधों को भी निभाने के लिए कितना लाभ या हानि होने वाला है यह ध्यान में रखकर ही संबंध निभाते हैं। यदि लाभ होगा तो वे संबंध निभाए जाते हैं, लेकिन जिन संबंधों में हानि होने की संभावना होती है ऐसे संबंधों को लोग निभाने से कतराने लगे हैं। इसके बाद कवि ने प्रकृति का वर्णन करते हुए बताया है कि पहले खेतों में एक प्रकार की सुगंध आती थी, हरियाली की जो सुगंध है उसका अभिप्राय यहाँ पर कवि ने
वर्णन रूप में किया है और कहते हैं कि पहले एक प्रकार की सुगंध खेतों में आती थी और श्रावण मास में पेड़ों पर झूले पड़ते थे। लोग मिलजुल कर, दिल से मिलजुल कर अपनेपन के साथ गीत गाते थे, झूले झूलते थे और मिलजुल कर यह उत्सव मनाया करते थे। लेकिन अब देश में सभ्यता के नाम पर आडंबर बढ़ गया है और लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अपने लाभ की दृष्टि से ही कार्य कर रहे हैं। जो जिन कार्यों में लाभ नहीं होता, ऐसे अलाभकर कार्यों को करके वह अपना समय नहीं गंवाना चाहते और इस तरह के जो आयोजन और उत्सव है उनको मनाने को ये समय को गंवाना समझने लग गए हैं, जिसके कारण लोग अपने मधुर गीतों को, जो लोकगीत हुआ करते थे, उनको भूलते जा रहे हैं। अब कोई तुलसी की चौपाइयों का पाठ नहीं करता। इतना ही नहीं, लोग इन चौपाइयों को भी फिल्मी धुनों में गाने लगे हैं। इसके अतिरिक्त अब चारों ओर फिल्मी गीतों का भी बोलबाला हो गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि अब तुलसी की चौपाइयां, जो रामचरितमानस, हमारे इतने पवित्र ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, भगवत गीता, रामायण, इन सब का पाठ अब लोग नहीं करते हैं और इसे धार्मिक पुस्तक कहकर मात्र घरों में रखकर पूजा करते हैं। इनको पढ़ने में अपना समय व्यर्थ करना समझने लग गए हैं, बल्कि शौकिया तौर पर और आधुनिकता के नाम पर फिल्मों के गीत गाने लग गए हैं, बजाने लग गए हैं। इसके बाद की पंक्ति देखते हैं हम। माना अनपढ़ थे बाबूजी, माथी उपवासों की मारी। अनपढ़ का अर्थ है निरक्षर, यानी पढ़ा लिखा न होना। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। अच्छा, मारी का अर्थ यहाँ पर मारी का अर्थ तो मारा जाना है, लेकिन यहाँ पर मारा जाना नहीं है, लेकिन हाँ, उपवासों से पीड़ित, जिन्हें उपवास करने की बीमारी थी, ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि यह उपवासों की मारी थी। आगे की पंक्ति है, भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। लाचारी अर्थात मजबूरी, यानी भाई की अपनी मजबूरी थी तो भाभी की अपनी मजबूरी थे। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं दिखलाने की। सज्जा अर्थात सजावट, होड़ अर्थात स्पर्धा, दिखलाना अर्थात बाह्य दिखावे की या आडंबर की। सब कुछ कोने में खुशियां थी, चाह नहीं ज्यादा पाने की। चाह अर्थात इच्छा। तब टूटा घर लगता था, अब सूनापन है आंगन में। टूटा शब्द अर्थात देखने में टूटा हुआ और सूनापन यानी खालीपन। पहले घर में, छोटे से घर में बहुत लोग रहा करते थे और जो जीवन स्तर था वह निम्न था, यानी गरीबी थी देश में। और ऐसी गरीबी की स्थिति में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे तो घर भरा भरा रहता था, लेकिन टूटा फूटा हुआ रहता था। आज लोगों का जीवन स्तर सुधर गया है, लोगों के पास पैसे हो गए हैं और साथ ही संयुक्त परिवार भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। एकल परिवार की परंपरा चल पड़ी है, जिसके कारण सबके पास अच्छा मकान है, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उसमें रहने वाले लोग कम हो गए हैं, जिसके कारण बड़े बड़े घरों में सूनापन अर्थात खालीपन दिखाई देता है। अब हम कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी यह स्वीकार करते हैं कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी। उनके पिता भी अशिक्षित रहा करते थे, माता भी धार्मिक वृत्ति के होने के कारण व्रत और उपवास में व्यस्त रहा करती थी। भाई भाभी की अपनी अपनी मजबूरियां थीं। आजादी के पहले लोगों के पास घरों को सजाने का सामान नहीं होता था, घरों में गरीबी थी और संयुक्त परिवार में रहते थे, मुश्किल से ही लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो पाती थी। तो ऐसी स्थिति में घरों को सजाने का तो प्रश्न भी नहीं उठता है और तभी लोगों के मन में प्रदर्शन की भावना भी नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण लोगों में प्रदर्शन की स्पर्धा भी नहीं हुआ करती थी। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आजादी के पहले लोग खोकर भी खुश रहा करते थे, अर्थात
अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे देने की चाहत लोगों में होती थी और अपने लोगों को देने में स्वयं रिक्त रह जाने में भी लोग खुश रहा करते थे और ऐसे लोगों में अधिक पाने की इच्छा नहीं होती थी। पहले घर टूटे फूटे लगते थे लेकिन परिवारों के कारण गुलजार रहा करता था, अर्थात वहां पर आनंद रहा करता था। जैसे किसी बगीचे में फूलों की सुगंध, महक और हरियाली से गुलजार हुआ करता है, ठीक उसी तरह से भले ही मकान टूटे फूटे रहते थे लेकिन लोग रहते थे जिनमें अपनापन था, प्रेम था, स्वार्थ नहीं होता था और इसी कारण वह एक बगीचे की तरह ही गुलजार रहा करते थे। अब परिवार के सदस्यों के प्रवास के कारण घर सूने सूने लगते हैं, यानी कि मैंने पहले ही बताया है कि अब सबके पास पैसे हो गए हैं, मकान भी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उन मकानों में चूंकि लोग नौकरी के वजह से या कहें कि किसी अन्य पढ़ाई की वजह से या नौकरी की वजह से लोगों को अपनों से दूर जाकर रहना पड़ रहा है, जिसके कारण भले ही मकान बड़ा हो गया है लेकिन उसमें लोग नहीं रह गए हैं और इस लोगों के अभाव में, इस तरह से लोगों के अभाव में घर सूने सूने लगने लगे हैं। आजादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन अर्थात बदलाव। आजादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मोरों का नर्तन, चंद यानी कुछ या हम थोड़े भी कह सकते हैं, नर्तन अर्थात नृत्य। आजादी का अर्थ नहीं है सबका उच्छृंखल हो जाना, उच्छृंखल अर्थात निरंकुश, उद्दंड। जैसी कुर्सी के आगे जब या रेंगता अभिनंदन में, रेंगता का अर्थ है धीरे धीरे चलता है, अभिनंदन अर्थात संतुष्ट करने के लिए प्रशंसा करना। अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ समझ लेते हैं। कवि कर्नल वीरेंद्र प्रताप सिंह जी कहते हैं कि आजादी का अर्थ केवल सत्ता में बदलाव आ जाए यह नहीं है, बल्कि शासन का अर्थ, ना ही आजादी का अर्थ यह है कि कुछ चुने हुए लोगों की मौज मस्ती होने लगे। आजादी का अर्थ यह भी नहीं है कि लोग उच्छृंखल हो जाएं और देश की न्याय व्यवस्था सत्ता के आगे दंडवत हो जाए। कहने का अर्थ है कि कवि यहाँ कह रहे हैं कि आजादी का अर्थ मात्र सत्ता में बदलाव आ जाना या कुछ चंद चुने हुए लोगों की मौज मस्ती करना या लोगों का उच्छृंखल हो जाना या देश की न्याय व्यवस्था को अपने अनुसार बदल देना यह नहीं है। इस तरह की घटनाएं अगर घटती हैं तो ऐसी स्थिति में देश के चिंतकों के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या इसी को हम आज़ादी कहते हैं। और इसीलिए कवि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। अब हम अगला चरण देख लेते हैं। आज़ादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना, आज़ादी है ओस सरीखी नर्म पत्तियों पर छू जाना। सरीखी अर्थात समान, चूना अर्थात टपकना। आज़ादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल कर रहना, आज़ादी है निर्जनी सा सबके हित की खातिर बहना। निर्झरनी अर्थात नदी या दरिया। आज़ादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में, सत्ता जिसका अर्थ है शासन। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। कवि डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी कहते हैं कि आज़ादी मिलने का अर्थ है उससे मिलने वाला सुख सबको प्राप्त हो। जिस प्रकार से ओस की बूंदें नर्म पत्तियों तक पहुँचती हैं, उसी प्रकार आज़ादी से मिलने वाला सुख भी समाज के दुर्बल एवं कमजोर वर्ग तक पहुँचना चाहिए। आज़ादी का वास्तविक अर्थ है इंद्रधनुष के रंगों की तरह सभी देशवासी मिलजुल कर रहें। कवि की यही कामना है कि जिस तरह नदी का जल सबके उपयोग में आता है, उसी प्रकार आज़ादी के कारण देश के विकास में होने वाले सुख को भी सभी प्राप्त कर सकें। और इस तरह जब आज़ादी पर
सत्ता का शिकंजा कसता है, किंतु इस तरह न होकर जब आज़ादी पर सत्ता का शिकंजा कसता है, यानी सत्ता का ही प्रभुत्व, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, यदि उनका ही प्रभुत्व स्थापित होता है, तब चिंतकों के मन में विचारों की आंधी उठती है और यह प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच हम आज़ाद हैं। और इस तरह से क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, यह कविता हमारी पूर्ण होती है और हमारे विचारकों और चिंतकों के मन में यह जो प्रश्न बार बार उठता है, समाज की विषमता को देखकर, सामाजिक बुराइयों को देखकर, समाज में जो दुख है, पीड़ा है, उसे पीड़ित दुखी लोगों को देखकर चिंतकों के मन में यह बारंबार प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। यह हम सब के लिए विचारणीय है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। इस कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में हम बताएंगे कि पराधीनता यह दुखों की जननी है। गुलामी और सोचने और विचारने का अधिकार नहीं होता। गुलामी में सोचने और विचार करने का अधिकार नहीं होता। सन 1967 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश की जनता ने एक ही आज़ादी के बाद एक ही सपना देखा था कि आज़ादी के बाद देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति में बदलाव आएगा। आज़ादी के बाद देश में कई बार चुनाव हुए हैं, लेकिन देश की हालत में किसी तरह का बदलाव नहीं आ पाया है। देश में बहुत से घोटाले हुए, आदिवासी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इन कुपोषण से शिकार बच्चों को मौत का शिकार होना पड़ा। देश के किसी न किसी भाग में लोगों को बाढ़ या सूखे का शिकार होना पड़ा। बच्चे अस्पतालों में दवाइयों के अभाव में मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि हम सचमुच में आज़ाद हो चुके हैं। कवि का यह विचार कवि का यह कहना कि सचमुच आज़ाद हुए हम, यह 100% सार्थक है। और इस तरह से क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, यह कविता का यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है और हम सबको विचार करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस संपूर्ण कविता का भावार्थ तैयार कीजिए। भावार्थ के बाद कविता में अन्य जो प्रश्न हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सही स्वतंत्रता उस दिन होगी, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सही स्वतंत्रता उस दिन होगी जिस दिन देश के प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी का लाभ मिलने लगेगा। देश का सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे देश की समृद्धि और संपन्नता के लिए काम करें। देश के बच्चे जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं वह इससे बचें। लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो। जाति पाति तथा अंधविश्वास आदि को हमें अपने देश से भगाना होगा। सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहें, हमें यह प्रयास करना होगा। और देश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जब मिलजुल कर काम करेंगे तभी सही मायने में स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, आशा रानी वोरा की भारत की प्रथम महिलाएं पुस्तक पढ़िए तथा उनमें से किन्हीं 2 महिलाओं की जानकारी पर आधारित टिप्पणी तैयार कीजिए। यहाँ पर आप लोग भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में लिखना है। तो भारत की प्रथम महिला आशा रानी वोरा ने लिखा हुआ पाठ है, उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 जन के बारे में बताया है। तो उसमें पहला नाम है ज्योति मेहता जी का। प्रथम महिला वन्य प्राणीविद यानी जो वनों का देखभाल करती हैं, प्राणियों
की देखभाल करती हैं, वनों में रहने वाले प्राणियों की यानी जंगली प्राणियों की जो देखभाल करती हैं, वो प्रथम महिला ज्योति मेहता के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो हम लिखेंगे कि ज्योति, वैसे आप लोग को मौका मिले तो आप लोग ये पाठ अवश्य पढ़िए, और वरना उत्तर तो लिख ही लेंगे आप। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ज्योति बहन मेहता भारत की ही नहीं एशिया की भी पहली और अकेली महिला हैं जिन्होंने इस अछूते क्षेत्र में रुचि ली और अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वैसे तो हम जानते हैं कि जंगली पशुओं के साथ रहना बहुत ही बड़ा कलेजा रखना होता है, यानी बहुत मजबूत और बहादुरी की आवश्यकता होती है, जो काम अक्सर पुरुष वर्ग ही करता है। लेकिन यहाँ पर ये अकेली महिला हैं ज्योतिबेन मेहता, जो वन्य प्राणियों के साथ रहती हैं और उन्हें पालती हैं। तो इनके बारे में हम लिख रहे हैं कि उन्होंने इस अछूते क्षेत्र में रुचि ली, ऐसी वह पहली, भारत की ही नहीं संपूर्ण एशिया की पहली महिला हैं। ज्योतिबेन मेहता जी के वैसे भी अनेक विविध शौक भी थे। उनके अंतर्गत शास्त्रीय संगीत, उर्दू शायरी, संगीत, साहित्य अध्ययन और विविध सीखना उनका सर्वोपरि शौक था। विविध जीव जंतुओं में दोस्ती और उनका स्वभावगत अध्ययन भी वह शौक से करती थी, और उनके इस शौक में विकराल वन्य और हिंसक पशुओं से लेकर नन्हे नन्हे सुंदर पक्षी भी शामिल थे। अब विकराल वन्य हिंसक पशुओं के बारे में हम कहें तो उन्होंने बाघ के बच्चे को भी पाल रखा था। इतना ही नहीं, वो सांप भी पालती थीं। तो इस तरह से उनके पालतू प्राणियों में सांप, बाघ जैसे प्राणियों का भी समावेश था। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अन्य पालतू प्राणियों को नहीं पालती थीं, वह नन्हे नन्हे सुंदर पक्षियों को भी पालती थीं। तो इसीलिए कहा है कि अपने इस शौक के लिए उनको कभी कभी अपने प्राणों को भी जोखिम में डालना पड़ा था। इसके बाद हम दूसरी महिला कल्पना चावला जी के बारे में देखेंगे और लिखेंगे कि कल्पना चावला उन सुपुत्रियों में से एक हैं जिन पर भारतवासियों को उनका केवल एक ही स्वप्न था कि वह अंतरिक्ष में जाकर, कल्पना चावला जी के बारे में हम लिखेंगे कि कल्पना चावला जी उन सुपुत्रियों में से एक है जिन पर संपूर्ण भारतवासी को गर्व है। चावला जी का केवल एक ही सपना था कि वह अंतरिक्ष में